हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाला क्लास 10 का फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का फर्स्ट लेसन होगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर का और वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि और पार्ट अभी नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बड़े विस्तार से प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, साथ ही साथ प्रकाश के नियम के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो होती है उसे किस प्रकार दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसके नियम को लिखा जाता है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस करके रखा है। और फ्रेंड्स, उस वीडियो में आप लोग देखिएगा, पिछले की वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा आप लोग कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, अवतल और तथा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होती है, केंद्र आरेख की बनावट किस प्रकार करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद का टॉपिक जो आपका था प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ था और प्रकृति लिखने की बात, तो ये टॉपिक के बाद हम लोग ये बातें सीखने के लिए मिला था। तो ये सारी बातें हम लोग देख सकते हैं पीछे जाके वीडियो में। ओके, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए दर्पण सूत्र के बारे में, आवर्धन के बारे में, साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तीन जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले, दर्पण सूत्र का, आवर्धन का, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, चिन्ह परिपाटी का। तो ये क्यों जरूरी है बोल सकते इस चैप्टर के लिए, और ये जो टॉपिक है क्यों जरूरी है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कि जो टॉपिक यहाँ पे बनने वाला है, साथ ही साथ आपको प्रूफ करने का जो तरीका होगा दर्पण सूत्र का, ये टॉपिक से आप लोग को रिलेटेड मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल जब बनाने के लिए बैठिएगा तो उसमें सहायता ये देने वाली दर्पण सूत्र का फार्मूला और आवर्धन का। ओके, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ इसके बाद वाली वीडियो हम लोग को बताएंगे न्यूमेरिकल किस प्रकार बनाया जाता है और समझा जाता है। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे केवल दर्पण सूत्र के बारे में और आवर्धन के बारे में और चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवर्धन से। आवर्धन क्या होती है, आवर्धन की डिफिनेशन किस प्रकार देते हैं, आवर्धन को सूचित किस तरीका से करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं आवर्धन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक हम लोग आवर्धन देखने वाले हैं। आवर्धन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आवर्धन, आवर्धन, इसी को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ओके, जिसे हम लोग शॉर्ट में एम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखिएगा। तो डिफिनेशन हम लोग इस पर बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा, ठीक है। तो आवर्धन की परिभाषा हम लोग देख लिए। अब इसके फॉर्मूले को जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आवर्धन, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो यहां पे लिखेगा वस्तु, वस्तु, वस्तु नहीं, वस्तु की ऊंचाई। ओके, वस्तु की ऊंचाई, ये हो गया। वस्तु को आप लिख सकते हैं बीम, बीम की ऊंचाई लिखिए या वस्तु की ऊंचाई लिखिए। तो ये फॉर्मूला से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आवर्धन को आप एम से लिख सकते हैं, स्मॉल एम के द्वारा एम लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रतिबिंब जो ऊंचाई है इसको हम लोग एच डैश से लिख सकते हैं। किससे? एच डैश से। तो यहाँ पे लिखेंगे एच डैश डिनोट करता है किसको? प्रतिबिंब की ऊंचाई को। और केवल एच लिखिएगा तो ये आपको डिनोट कर रहा है केवल किसको? वस्तु की ऊंचाई को। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, एम बराबर एच डैश बाई यानी कि बट्टा एच, ये आपका फॉर्मूला हो गया। या एक फॉर्मूला और डिनोट कीजिएगा, एम बराबर, एम बराबर ऊंचाई को बोल सकते हैं, किसको हम लोग बोल रहे हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग भी से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना, ये वाला फॉर्मूला में आपको बताएंगे। ये फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे ना तब क्यू माइनस प्लस है, ठीक है। ये आप लोग केवल याद रखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इसके सेकंड टॉपिक को। तो सेकंड टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं
चिन्ह परिपाटी देख लीजिए, ठीक ना, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये क्या होती है, चिन्ह परिपाटी है क्या, इसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे पिछले टॉपिक में आप लोग को ये पढ़ाए थे, एफ को, स्मॉल एफ को फोकस दूरी कहा जाता है, और यू को हम लोग वस्तु, यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हैं वस्तु, यू को हो गया, अभी हम लोग प्रतिबिंब बोल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पढ़ाए थे आर, कैपिटल आर के बारे में, वक्र त्रिज्या के बारे में, और एफ जो होता था फोकस उसके बारे में, और ध्रुव जो जिसको हम लोग पी बोल रहे हैं उसके बारे में, और सी होता था सेंटर पॉइंट, उसके बारे में पढ़े थे। तो ये सब जो है हम लोग इस चिन्ह में क्यों दर्शाते हैं, चिन्ह परिपाटी एक्चुअली है क्या, उसके चिन्ह को हम प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं। तो जो जितना टॉपिक मैंने बिंदु यहाँ पे आप लोगों को बताया, ध्रुव के बारे में, फोकस के बारे में, वक्ता त्रिज्या के बारे में, वक्ता केंद्र के बारे में, तो वो सब जितना बिंदु है उस बिंदु को हम लोग ध्रुव से मापते हैं, और प्लस होता है कि माइनस, वो टॉपिक को यानी उस बिंदु को दर्शाता है ये चिन्ह परिपाटी। कौन सा बोल सकते हैं, प्रतिबिंब प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा, और धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो सब किसके जी में जाता है, चिन्ह परिपाटी। तो इसे आप बोल सकते हैं इस प्रकार, वह परिपाटी जो चिन्ह को प्रदर्शित करता है उसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। जैसे कि वस्तु को चिन्ह किस प्रकार दिखाया जाता है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का चिन्ह कैसा होता है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो जो चिन्ह को प्रदर्शित करेगा उसे चिन्ह परिपाटी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को सिखा लेते हैं अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे इसे मैं और ड्रॉ कर देता हूँ अच्छा से। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये आपका ये वाला भाग को इस प्रकार हम कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कलर वाला भाग को आप लोग जानते हैं कि इसे रचित भाग या रंगा भाग बोला जाता है, ठीक है। और नहीं तो बोल सकते जिस सतह से प्रकाश का अपवर्तन नहीं कराते हैं उस सतह को अपवर्तक सतह कहा जाता है। यानी कि इस सतह को आप नाम दे सकते हैं अपवर्तक सतह। क्या बोलेगा, अपवर्तक सतह, ओके, अपवर्तक सतह। यानी कि जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराएंगे उसे अपवर्तक सतह कहा जाता है, और जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन कराएंगे उस सतह को क्या बोलते हैं, प्रवर्तक सतह। तो ये जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन करेंगे उस सतह को प्रवर्तक सतह नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह, ओके। समझ गए आप लोग, जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन कराया जा सकता है उसे प्रवर्तक सतह, और जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराते उसे अपवर्तक सतह। हम लोग को ये समझना नहीं था, हम लोग ऑलरेडी ये सब समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक इस प्रकार लाइन खींच रहा हूँ, और लाइन खींचने के द्वारा इसको हम लोग जानते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें बताया होगा आप लोगों को कि ऊपर यानी कि ये जो स्टेट यानी कि हाइट के रूप में इस प्रकार होता है उसको हम लोग वाई माना जाता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल की इस रूप में रहता है उसे एक्स माना जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाला टॉपिक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कार्तीय तल जो दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई जो कार्तीय तल है, तो ये केवल एक्स से आपका क्या है, एक्स। और ये जो है आपका दर्पण, ये हो गया बोल सकते हैं वाई के रूप में खड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये इस तरफ को पॉजिटिव कहा जाता था, और इसके दाएं साइड को यहाँ पे इसको नेगेटिव कहा जाता था। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते थे, नीचे वालों को क्या बोलते थे, नेगेटिव। तो इस प्रकार प्रदर्शित किया था चिन्ह पर, बोल सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसे नियामक ज्यामिति का नाम देते हैं। तो इसमें इस प्रकार दर्शाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है उसे समझाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको डॉट डॉट आगे भी निकाल सकते बिल्कुल। अब यहाँ पे नीचे में बोल रहे हैं नेगेटिव होता चिन्ह, तो जाहिर से बात है जब नीचे इस प्रकार आएगा तो नीचे की ओर आप बोल सकते हैं, नीचे क्या हो, ऋणात्मक। क्या बोलिएगा, ऋणात्मक, ठीक है। नीचे की ओर क्या हो गया, ऋणात्मक चिन्ह। आप लोग याद रखिए, नीचे में जो रहेगा अवतल दर्पण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये ध्रुव जिसको बोल रहे हैं, ध्रुव से अगर इस साइड रहेगा, ध्रुव से
इस साइड रहेगा तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक दूरी, चाहे एफ हो चाहे पी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे यू चाहे सी चाहे एफ, कैपिटल एफ चाहे छोटा एफ हो, तो इस तरफ जो रहेगा उसको हम लोग माइनस में लेंगे, नीचे में जो रहेगा उसको भी हम लोग माइनस में लेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा होगा कि सर ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, तो हाँ देखिए ऊपर वाला को हम लोग बोल सकते हैं जो ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर में जो रहेगा, देखिए ऊपर में क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप धनात्मक क्या होगा, धनात्मक होगा। हाँ एक बात और, यहाँ पे नेगेटिव दे दिए तो ये साइड अगर रहेगा इस तरफ, पीछे जब आ जाएगा जो भी हो, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु रखा जाए, तो यहाँ पे जो भी हो उसको हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, यानी कि धनात्मक बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव मानेंगे। ओके, तो ये आप लोग समझ गए कि ऊपर वाला जब रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो समझिए कि धनात्मक, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो समझिए क्या होगा, ऋणात्मक, और प्रिंसिपल एक्सिस के ये साइड अगर रहेगा तो उसे क्या समझेंगे, पॉजिटिव माना जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस की ये साइड उसे क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी के बारे में जो हम लोग चिन्ह हम लोग को देखने वाले इसके द्वारा, ठीक है ना। तो इस हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चिन्ह परिपाटी था। अब आप लोग को सिखाते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ नेक्स्ट देखिए, आपको दर्पण सूत्र बताना है, और दर्पण सूत्र क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दर्पण सूत्र। ये क्या है, तो इसमें दोस्तों आपको एक फॉर्मूला होगा, एक आपको अवतल में पढ़ाएंगे, एक आपको उत्तल में पढ़ाएंगे, ठीक ना। ये दोनों के लिए फॉलो होगा, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, एक पद लेते हैं, 3 बिंदुओं को यहाँ पे आप लोग को सिखाते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिएगा एफ को बोलिएगा, यहाँ एफ को बोलना है फोकस दूरी, क्या बोलना है, फोकस दूरी। ये छोटा वाला को बोलेंगे फोकस दूरी, और कैपिटल एफ रहेगा तो उसे फोकस केवल बोलना। ओके, नेक्स्ट आपका है यू के बारे में, किसके बारे में, यू के बारे में। अब यहां पे देखो यू के बारे में बता रहे हैं, तो यू जो यहां पे है आपका वस्तु है, तो इसको वस्तु दूरी से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी। एक आपका है भी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ओके, तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो ये जो तीनों में आपस में जो संबंध है, जिस संबंध को दर्शाता है, जिस फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है ये तीनों, उस फॉर्मूले का नाम क्या पड़ा, दर्पण सूत्र। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी जो आपस में संबंध और जिस सूत्र को दर्शाता है उस सूत्र को नाम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं, तो फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये जो रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को हम लोग दर्पण सूत्र का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रूफ करके दिखाना किस में, एक आपको दिखाना है, आपको इसमें अवतल दर्पण में दिखा देना है प्रूफ करके, और एक आपको उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में। तो ये हम लोग दोनों टॉपिकों में पढ़ने वाले, अवतल के बारे में और उत्तल के बारे में। तो एक एक करके हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो ये जो हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं अवतल उत्तल के बारे में, तो समझिए इसमें आप लोग को 5 मार्क्स बिहार बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक को मिस मत करना, इसे आप लोग देखना पूरा से पूरा, ठीक है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करने वाला सबसे पहले अवतल दर्पण में, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम इसे इरेज करना, ठीक है ना। ये हो गया। अब तो ये सबसे पहले अवतल दर्पण हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, क्या होता है। फिगर को देखिएगा, फिगर किस प्रकार पहले ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को। ओके,
यहां पे सबसे पहले हम लोग दर्पण पढ़ते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये आपका दर्पण है, ये दर्पण हो गया। तो दोस्तों ये दर्पण तो है, लेकिन कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र को किस पर प्रूफ किया था, और ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाला है, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, इसे पूरा नोट्स करने का प्रयास करना, ठीक है। और पहले फिगर आप लोग को समझा देते हैं। तो ये अवतल दर्पण, ये आप लोग जान रहे हैं कि ये वाला सतह का अपवर्तक सतह, ये सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन हम इस प्रकार क्रिएट किए, खींच दिए, तो समझिए ये क्या है। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। और ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। ये रहा पोल के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों एक बिंदु और बनाते हैं जिसका नाम क्या है? यहाँ पे F लिख दिए हम, इस प्रकार F लिखें, और F के बाद एक और बिंदु दिखाते हैं आप लोग को, जिसे हम लोग C का नाम देते हैं। इसको वक्रता केंद्र बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा? फोकस बोलिएगा, ठीक है ना। इतना ही बिंदु से हम लोग को काम है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और F छोटा सा होता है, उसे हम लोग दे सकते हैं, यानी P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहता है, जिसे हम लोग स्मॉल f से लिख सकते हैं। तो ये स्मॉल f है यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये स्मॉल f हो गया, फोकस दूरी देख लिया आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल f। अब यहाँ पे दोस्तों P और F की दूरी तो देख लें, स्मॉल f है। और यहाँ पे देखना एक और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किरण को ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो आप लोग के बताए थे जब प्रधान अक्ष के समांतर आपती किरण जाता है तो मुख से यानी कि फोकस से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तो यहाँ पे हम एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार रख दिए, ये वस्तु रखा गया। तो ये जो वस्तु रखा गया यहाँ पे दोस्तों, इस वस्तु से यानी कि सबसे पहले आपती किरण हम इससे यहाँ से लेके आ रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर गया दोस्तों, ये प्रधान अक्ष के समांतर गया। देखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर जो आपती किरण गया, प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद थोड़ा सा तिरछा गया ही, यहाँ पे देखिए अब सही है, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, ये किसके समांतर गया? प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने के बाद आप लोग को पता है कि दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे ये आएगा फोकस की दिशा में। किसकी दिशा में आएगा? फोकस की दिशा में। तो ये फोकस की दिशा में इस प्रकार आ गया, ओके। यहाँ पे देखिए ये फोकस की दिशा में आ रहा है, दर्पण से टकराने के बाद आप लोग को पता है कहाँ से होकर गुजरता है। अब एक किरण और लेना दोस्तों, ये तो पता चल गया दर्पण से टकराने के फोकस होकर गुजर रहा, लेकिन हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण तभी कर सकते हैं जब दो किरण आरेख को खींचेंगे। तो एक किरण आरेख हम लोग C से ले रहे हैं, किसे? सेंटर से। तो सेंटर से यहाँ पे एक किरण ले रहे हैं, तो C से लिए, तो जहां पे कटा वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो देखिए कहाँ पे कट रहा है, तो कट रहा है आपको जरा देखिएगा, यहाँ पे कट रहा है बीच में, ये वाला। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब उल्टा बना है, और बोल सकते वस्तु इस प्रकार रखें तो प्रतिबिंब ये वाला हो गया। अब नाम देना स्टार्ट करते हैं। मान लेते इसका नाम A है, और इसका नाम B है, और ये इसका नाम O, यानी कि AO वस्तु है, और B हो गया। इसका नाम देते हैं D नाम देते हैं, और ये वाला को नाम क्या देते हैं? E, यानी कि D और E आपका प्रतिबिंब हो गया, ओके। DE क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो चित्र आप लोग देख लें किस प्रकार हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्रुव से यहाँ की दूरी जो है ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते, इसी के सामने लिख रहे हैं हम, यहाँ पे इसी के सामने ये जो प्रतिबिंब है यहाँ से इस प्रकार लिख लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं V बराबर। तो आप ही बताओ, ये जो V बराबर लिखे हैं, ये जो V है, जो प्रतिबिंब जो है, प्लस में होगा कि माइनस में? तो आप लोग बोल सकते हैं इस तरफ जब रहता है चिन्ह बाएं साइड, ये साइड, तो हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं, तो इसे आप लोग ऋणात्मक में लिख सकते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाठ में आप लोग को बताएंगे, तो ये आपका माइनस में चिन्ह होगा, ओके। इसी प्रकार आप लोग जब इसको भी रहने दो, ठीक है, चिन्ह परिपाठ से हम लोग यूज कर लेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए, यहां से यहां तक ये क्या आपका वक्रता त्रिज्या सेंटर। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि R इसको बोलते हैं, और R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है? 2F। R बराबर 2F होता है। इससे आप लोग लिख लेना, इसे मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ करके बताया था ये फॉर्मूला को। R बराबर 2F क्या है आप लोग जाकर देख सकते हैं।
और नेक्स्ट आपका है ये वस्तु, तो वस्तु यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक है, तो ओ से लेकर पी तक इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, u बराबर ये हो गया। तो ये वस्तु दूरी आपको पता चल गया, u हो गया, प्रतिबिंब पता चल गया, v हो गया, और वक्रता त्रिज्या पता चल गया, r है, r बराबर क्या होता है 2f। तो इतना आप फ्रेंड्स ये हो गया u। अब हम लोग देखेंगे इसको समझने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री को देख लेते हैं, इसके रूल को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक हम लोग समझने वाला समरूप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने पारा इस प्रकार, जिसका नाम दिया ए बी और क्या है सी। ये ए बी सी त्रिभुज है दोस्तों, और इसी के समान एक और ट्रायंगल पाते हैं जिसका नाम क्या है डी ई एफ। तो डी ई एफ एक है और एक आपका है ए बी सी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है दोनों आपस में समरूप है। समरूप कहने का मतलब चेहरा दोनों का समान है, समरूप यानी कि बराबर है, बराबर दिख भी रहा है, और बोल सकते एक समान है। तो समरूप तभी कहलाएगा जब इसका कोण कोण के बराबर हो और भुजा भुजा के बराबर हो। बोल सकते संगत कोण इसको बोला जाता है, संगत कोण के बराबर, संगत भुजा के बराबर। तो देखो यहाँ पे इस समरूप कब कहलाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल डी, यानी कि ये वाला ऊपर वाला कोण ऊपर के संगत कोण के बराबर होगा, ओके। और यहाँ पे नीचे में देखिएगा ये संगत कोण इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ई, ओके। ये हो गया एंगल बी बराबर एंगल ई। नेक्स्ट आपका है एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो ये संगत भुजा बराबर, अगर संगत कोण बराबर हो गया तो बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे समरूप। लेकिन केवल कोण को नहीं, हम लोग इसकी भुजा को भी बराबर करने वाले हैं। तो ए बी बट्टा कोण, ए बी बराबर कोण लिख सकते हैं डी, लिखिएगा ए बी बराबर डी ई। क्या लिखेंगे ए बट्टा डी। एक और लिख सकते हैं, नीचे में इसके बराबर लिखना है तो लिख सकते हैं बी सी बराबर ई एफ, ओके। एक और है ए सी बराबर डी एफ। जब ऐसे लिखा जाएगा दो शर्त, यानी कि संगत कोण बराबर हो जाएगा और संगत भुजा बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि ये त्रिभुज जो है आपस में क्या है समरूप है। क्या है समरूप है। साथ साथ इसको अनुपात में लिखने के लिए ये जो भुजा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा डी ई बराबर कितना बच गया 1, यानी कि इसको अनुपात में भी आप लिख सकते हैं, कितना आ गया 1, ओके। तो ये अनुपात में भुजा इतना अनुपात इतना लिख सकते हैं, ओके, और इतना अनुपात इतना लिख सकते हैं, और ये वाला अनुपात इसमें लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दर्शा सकते हैं बी सी बट्टा ई एफ लिख सकते हैं, बराबर कितना बचा 1, ओके। इसी प्रकार ए सी बट्टा क्या लिख सकते हैं ई एफ बराबर कितना 1। तो बोल सकते हैं कि पहला शर्त ये है समरूप होने का। पहला शर्त लिखिएगा आप लोग कि त्रिभुज तभी समरूप होगा जब उसकी संगत कोण क्या होगा बराबर होगा। संगत मतलब साथ वाला कोण बराबर होगा, और संगत भुजा क्या होना चाहिए अनुपातिक होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए यानी होना चाहिए, या संगत भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो जब दो शर्त ऐसे लिखा जाएगा तो हम लोग ये त्रिभुज को बोलेंगे आपस में क्या है समरूप है। तो समरूप का चिन्ह भी आप लोग देखिएगा, समरूप का चिन्ह इस प्रकार होता है, ठीक है। समरूप का ये चिन्ह हो गया, तो ये समरूप का चिन्ह हो गया, साइन हो गया, संकेत हो गया। तो इस संकेत के द्वारा हम लोग ट्रायंगल को बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस नियम के द्वारा भी। तो नियम फॉलो करेंगे केवल ये वाला लेकर हम लोग, संगत भुजा अनुपातिक होती है, ये वाला भुजा इसके अनुपात में, ये वाला भुजा इसके अनुपात में, इस प्रकार करने वाले, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, जब पढ़ाएंगे ना तब ये बातें आप लोग को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको समझा दिए आप लोग को। अब यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया u। अब हम लोग देखेंगे इसको समझने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री को देख लेते हैं, इसके रूल को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक हम लोग समझने वाला समरूप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने पारा इस प्रकार, जिसका नाम दिया ए बी और क्या है सी। ये ए बी सी त्रिभुज है दोस्तों, और इसी के समान एक और ट्रायंगल पाते हैं जिसका नाम क्या है डी ई एफ। तो डी ई एफ एक है और एक आपका है ए बी सी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है दोनों आपस में समरूप है। समरूप कहने का मतलब चेहरा दोनों का समान है, समरूप यानी कि बराबर है, बराबर दिख भी रहा है, और बोल सकते एक समान है। तो समरूप तभी कहलाएगा जब इसका कोण कोण के बराबर हो
और भुजा भुजा के बराबर हो, बोल सकते हैं संगत कोण इसको बोला जाता है, संगत कोण के बराबर, संगत भुजा के बराबर। तो देखो यहाँ पे इस समरूप कब कहलाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल डी, यानी कि ये वाला ऊपर वाला कोण ऊपर के संगत कोण के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे नीचे में देखिएगा ये संगत कोण इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ई। ओके, ये हो गया एंगल बी बराबर एंगल ई। नेक्स्ट आपका है एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो ये संगत भुजा बराबर, अगर संगत कोण बराबर हो गया तो बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, समरूप। लेकिन केवल कोण को नहीं, हम लोग इसकी भुजा को भी बराबर करने वाले हैं। तो ए बी बट्टा कोण, ए बी बराबर कोण लिख सकते हैं डी, लिखिएगा ए बी बराबर डी ई। क्या लिखेंगे, ए बट्टा डी। एक और लिख सकते हैं, नीचे में इसके बराबर लिखना है तो लिख सकते हैं बी सी बराबर ई एफ। ओके, एक और है ए सी बराबर डी एफ। जब ऐसे लिखा जाएगा दो शर्त, यानी कि संगत कोण बराबर हो जाएगा और संगत भुजा बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि ये त्रिभुज जो है आपस में क्या है, समरूप है। क्या समरूप है। साथ साथ इसको अनुपात में लिखने के लिए ये जो भुजा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा डी ई बराबर कितना बच गया 1, यानी कि इसको अनुपात में भी आप लिख सकते हैं, कितना आ गया 1। ओके, तो ये अनुपात में भुजा इतना अनुपात इतना लिख सकते हैं। ओके, और इतना अनुपात इतना लिख सकते हैं, और ये वाला अनुपात इसमें लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दर्शा सकते हैं बी सी बट्टा ई एफ लिख सकते हैं, बराबर कितना बचा 1। ओके, इसी प्रकार ए सी बट्टा क्या लिख सकते हैं ई एफ बराबर कितना 1। तो बोल सकते हैं कि पहला शर्त ये है समरूप होने का, पहला शर्त लिखिएगा आप लोग कि त्रिभुज तभी समरूप होगा जब उसकी संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत मतलब साथ वाला कोण बराबर होगा, और संगत भुजा क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, यानी होना चाहिए, या संगत भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब दो शर्त ऐसे लिखा जाएगा तो हम लोग ये त्रिभुज को बोलेंगे आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप का चिन्ह भी आप लोग देखिएगा, समरूप का चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, समरूप का ये चिन्ह हो गया, तो ये समरूप का चिन्ह हो गया, साइन हो गया, संकेत हो गया। तो इस संकेत के द्वारा हम लोग ट्रायंगल को बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस नियम के द्वारा भी। तो नियम फॉलो करेंगे केवल ये वाला लेकर हम लोग, संगत भुजा अनुपातिक होती है, ये वाला भुजा इसके अनुपात में, ये वाला भुजा इसके अनुपात में, इस प्रकार करने वाले। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तब ये बातें आप लोग को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको समझा दिए आप लोग को। अब यहाँ पे समझिएगा इस टॉपिक में आपको देखना है, ये ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, यहाँ से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, जैसे कि लिखेंगे ए बी ए ओ सी और डी ई सी। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों ए ओ सी, इसी के समरूप कौन वाला है, तो समरूप आपका है दोस्तों डी ई सी। तो लिखिएगा यहाँ पे डी ई सी, ये समरूप आपका त्रिभुज है। और जब समरूप तभी होगा जब बोल सकते संगत भुजा अनुपात में हम लोग दिखाएंगे इसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समरूप तभी कहलाएगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं जब कि संगत भुजा को अनुपात में लिखने वाले। तो संगत भुजा कौन वाला होगा, जरा देखिएगा ये हाइट के अनुपात, ये जो हाइट है ए ओ, ये हाइट के अनुपात में लिखा जाएगा, और यहाँ जो आधार है ओ सी, ओ सी के अनुपात में लिख सकते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों ए ओ बट्टा, यानी कि एओ का हाइट ये वाला है डी ई है, तो लिख सकते हैं डी ई बराबर आधार कौन वाला हो गया, आधार यहां से लेकर यहां तक हो गया ये ट्रायंगल के लिए, और ये आधार यहां से लेकर यहां तक इसका हो गया। तो लिख सकते हैं ओ सी बट्टा डी सी। ओके, तो ये आपका आधार लिखा गया। क्या लिखे हम, ओ सी बट्टा डी सी, ये हो गया। आगे देखिएगा इसी प्रकार लिखिए ए ओ बटा डी ई बराबर ए ओ बटा डी लिख दिए, फिर वही बात यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ओ सी है, ओ सी ये वाला भाग है, ओ सी यहाँ से यहाँ तक ओ सी भाग है, और इसको हम ओपी में से, यानी कि ओपी में से अगर सीपी को घटा दे, इतना भाग को घटा दे, देखिए फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये हो गया ओपी, यहाँ से यहाँ तक ओपी हो गया,
ओपी भाग में से हम यहाँ पे सीपी को घटा रहे हैं, तो बचेगा मेरा ये वाला भाग, यानी कि ओसी को लिखने के लिए ओपी में से सीपी को घटा रहे हैं। सीपी को या पीसी को बोल सकते हैं, पीसी लिख देते हैं, ठीक है, पीसी लिख दिए। ये बड़ा वाला भाग घटा दिए तो बच गया ये वाला भाग, यानी कि ये आपका आ गया। इसी बार डीसी को लिखने के लिए, डीसी कहाँ तक है, यहाँ तक, डी और सी है ये वाला, तो डीसी ये वाला है दोस्तों, तो लिखेगा कि सीपी में से यानी कि पीसी में से ये वाला भाग डीपी को घटाइएगा, यानी कि ये वाला भाग घटा दीजिएगा तो ये वाला भाग आपका बच जाएगा, यानी कि डीसी आपको लिखना है इस प्रकार। यहाँ पे लिख सकते हैं आप पीसी माइनस डीपी या पीडी लिख सकते हैं, डीपी लिखिए, डीपीडी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, डीपी। ओके, तो ये आपका होगी यहाँ पे, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब बोलिए ऐसा क्यों किए, ऐसा घटा के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगे इसी से सॉल्यूशन करने वाले हैं। एफ का मान, भी का मान, आर का मान इसी में बैठाने वाले, इसलिए हम लोग यहाँ पे घटा कर लिख दिए, ठीक ना। ओसी को लिखें कब, ओपी में से पीसी को घटाएंगे तो ओसी लिखा जाएगा। डीसी को लिखें कब, जब पीसी में से डीपी को घटाएंगे तब लिखा जाएगा, जो कि फिगर में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल आपका एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये जो है आपका, ये आपका बीपी का काम करेगा हाइट के रूप में, ठीक है, यानी कि बीपीएफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका, बीपीएफ हो जाएगा। और एक आपका ट्रायंगल है आपका डीईएफ ट्रायंगल, ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग अनुपात में करने वाले। तो लिखेंगे यहां पे, फिर त्रिभुज बीपीएफ। अब इसके समरूप में कौन वाला है, बीपीएफ के समरूप कौन है, डीईएफ है। तो लिखिएगा त्रिभुज डीईएफ, ये समरूप हो गया। और जब समरूप होगा तो आप लोग को पता है ये भुजा को, इसके भुजा को हम लोग अनुपात में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कर रहे हैं हम लोग इस प्रकार। तो ये आपका हाइट हो गया इस ट्रायंगल का, ये हाइट हो गया, तो ये वाला यहाँ पे इसका हाइट है छोटा का, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप किए हैं, तो इसका हाइट इसके अनुपात में, और इसका आधार जो ये वाला है इसके आधार में हम लोग बट्टे में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हाइट को अनुपात में लिखते हैं। तो लिखिएगा बीपी बटा लिख सकते हैं डीई बराबर में लिखना है पीएफ, आधार को लिख दिए पीएफ, ये वाला आधार इसका है और इसका आधार क्या है, डीएफ, तो लिख सकते हैं डीएफ, ये आधार हो गया। अब यहां से क्या लिखना है, एक स्टेप और यहां से क्या, देखो ये जो है बीपी जो है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं, ये हो गया बीपी जो है, बीपी के बराबर क्या ये वाला ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई जरा देखो, दोनों ऊंचाई सेम है कि नहीं, ये दोनों ऊंचाई को, तो बीपी बराबर लिख सकते हैं एओ लिख सकते हैं, और एओ बराबर बीपी भी लिख सकते हैं, यानी कि बीपी को चेंज कर रहे हैं हम एओ में, यानी कि लिख सकते हैं बीपी के जगह पे एओ हम बैठा सकते हैं, ओके। और डीई है जो डीई रहने देते हैं हम लोग, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इसमें पीएफ को पीएफ रह देते हैं, यहाँ पे पीएफ आपका रह गया, बट्टा में जरा देखिएगा डीई है, डीएफ है आपका, डीएफ है। तो डीएफ हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे जरा देखिए, डीएफ यहाँ से यहाँ तक है, तो जाहिर से बात है कि पीडी में से पीएफ घटा देते हैं, ये वाला भाग घटा देते हैं, तो बचेगा मेरा क्या, डीएफ बचेगा, यानी कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे पीडी, यानी कि पीडी ये पूरा लिख दिए, ये वाला से यहाँ तक पीडी लिख दिए, और पीडी में से क्या घटाएंगे, पीएफ घटाएंगे, पीएफ घटाएंगे तो बचेगा मेरा ये वाला हिस्सा, यानी कि डीएफ बच जाएगा, जो हम लोग लिखना चाहते हैं। तो लिखेगा पीएफ, इसी को हम लोग लिख दिए, यानी कि पीडी में से डी पीएफ को घटाएं तो क्या बच गया हमारा, डीएफ बच गया। अब इसी को मान लेना आपको फ्रॉम
सेकंड, यानी कि समीकरण क्या मान लेना, सेकंड मान लेना। तो समीकरण सेकंड यहाँ पे मान लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या LHS बराबर हुआ, तो देखिए ये वाला हिस्सा को जरा देखो, ये वाला AO बटा DE और यहाँ भी क्या आ गया AO बटा D, यानी कि LHS बराबर हो गया तो हम लोग RHS को बराबर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये AO बटा DE हो गया, AO बटा D, इसलिए मैंने इसको चेंज किया था, BP को जगह पे क्या चेंज किया AO, BP बराबर AO हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि बराबर दोनों का हाइट है इसलिए चेंज कर दिया, ठीक है ना। और चेंज करने से पता चला कि LHS बराबर हो गया, तो LHS बराबर हो गया तो ये वाला साइड RHS रहा और ये वाला साइड RHS रहा, RHS साइड वाला बराबर कर सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे, यहां से समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को बराबर करने पर, ठीक है। तो किस लिए बराबर हुआ, LHS जब बराबर हुआ तब RHS को हम लोग बराबर कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पोर्शन को लिख लो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ये आपका RHS है, ये भी आपका RHS है, क्योंकि LHS तो पहले बराबर हो चुका है तो RHS को बराबर कर सकते हैं। तो लिखिएगा OP माइनस PC, देखिए OP माइनस क्या PC और बट्टे में लेके जाओ तो यहाँ पे लिखा है PC माइनस DP बराबर में ये आपका है PF बाई PD माइनस PF है, ओके ये लिख दिए। तो जब इतना हम लोग RHS को बराबर कर दिए तो इसको एक नाम देंगे हम लोग समीकरण थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, लिखेंगे अब चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे देखना, ओके। तो यहां पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी लिखते हैं। तो PF यहां पे लिखेंगे PF बराबर छोटा f है। तो बताओ अब चिन्ह परिपाटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो चिन्ह जरा बताइएगा, समझकर बताइए, आप लोग समझाएं अभी पीछे टॉपिक में आप लोग को कि PF बराबर F लिख दें कैपिटल स्मॉल f, तो ये बताओ प्लस में होगा कि माइनस में, क्योंकि इस तरफ वाला सब जो चिन्ह होता है माइनस में होता है, तो ये हम लोग माइनस यहाँ पे दे दिए, किससे होता है चिन्ह परिपाटी से, ठीक ना। अब यहाँ पे P और D है, तो P और D की दूरी का चाहिए V है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी है, तो लिख सकते हैं PD बराबर क्या V। तो इसका भी क्या लेंगे दूरी हम लोग माइनस में, क्यों लेंगे, इस तरफ क्या होता है माइनस में होता है चिन्ह परिपाटी से, ओके। ये प्रतिबिंब की दूरी भी होगी माइनस में। और यहाँ पे P से लेकर C तक, P से C तक यानी कि PC, तो PC यहाँ पे देखेगा PC कौन है, यहाँ पे R बराबर 2F लिख सकते हैं, ये वाला लिखेगा R बराबर 2F, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 2F जो लिखी है प्लस में हो कि माइनस में, तो ये भी क्या होगा माइनस में। ये सब बोल सकते ये इस तरफ का सब चिन्ह क्या होगा माइनस में होगा, तो ये PC हो गया माइनस। अब आपका बच गया PO या OP बोल सकते हैं, तो OP लिखिएगा, OP बराबर क्या आपका U है, तो U क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो ये आप लोग चिन्ह परिपाटी हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। अब ये जो मान यहाँ पे चिन्ह परिपाटी है, अब हम लोग समीकरण थर्ड में रखेंगे और आंसर आएगा हम लोग को, ठीक है। तो ये है यहाँ तक। अब आगे देखिए, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड कौन वाला है, ये वाला। तो लिख लो यहाँ पे OP माइनस PC, OP माइनस PC लिख दिए, और फिर नीचे में क्या है इसी को PC माइनस DP, जो था मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा को लिख लो यहाँ पे PF बट्टा PD माइनस
पी एफ। समीकरण थर्ड वहां पे हम लोग उतार चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब मान को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ओपी का मान खोज रहा है वहां पे, तो ओपी क्या है यहाँ पे माइनस यू है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस यू। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस यू हो गया। पी यहाँ पे माइनस, तो माइनस देखिए, पीसी का वैल्यू देखते हैं, पीसी माइनस 2f है, तो इसे ब्रैकेट में करके लिखना, क्योंकि एक माइनस बाहर में इसलिए माइनस ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं। ये हो गया 2f। बाई में आओ, पीसी क्या है, तो पीसी 2f है माइनस 2f, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2f माइनस का माइनस। डीपी का वैल्यू देखो, तो डीपी का वैल्यू कितना है, डीपी या पीडी बोलो, तो ये डीपी का वैल्यू कितना है, डीपी लिखिए या पीडी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भी। ओके, ब्रैकेट में करके लिखो, क्योंकि एक अंदर में माइनस है और एक आपका बाहर में माइनस है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं। अब आगे देखिए पी एफ का वैल्यू दोस्तों, तो पी एफ का वैल्यू कितना है, माइनस एफ है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस एफ, और बट्टे में देखना पीडी का वैल्यू कितना है, तो पीडी का वैल्यू माइनस भी है, तो यहाँ पे लिखे माइनस भी, और फिर एक और वैल्यू है आपका पी एफ माइनस एफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ। ओके, तो ये वैल्यू आपको बैठा चुके, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं। ये आपको इस प्रकार हम दर्शा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले। ये हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं, ठीक ना। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा ये साइड दिख रहा है आप लोग को, हाँ, इतना आप लोग कर लीजिए। ये अब देखिए u माइनस यू का माइनस यू हो गया, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 2f हो गया आपका। बाई में देखिए माइनस 2f है आपका, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया गुना होकर, ये हो गया भी। बराबर में क्या बच रहा है, ऊपर में माइनस एफ है, नीचे में करते हैं माइनस भी है आपका, बाई में क्या माइनस भी, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एफ। ओके, तो ये चिन्ह अब चेंज कर चुके हैं। अब चिन्ह चेंज करने के अनुसार हम लोग गुना भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला गुना आपको सिखा देते हैं। यहाँ देखिए 2 में इससे करना है एफ में, यानी कि इसके पास 1 छिपा, तो 1 में 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2, और ये माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। प्लस लिखे चाहे मत लिखे, और एफ में एफ से गुना करेंगे तो ये होगा एफ स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 2 में 1 से गुना किया, इसके पास 1 छिपा है दोस्तों, तो 1 रहता है अक्षर के पास या अंक के पास, तो ये 1 में 2 से किए 2 हो गया, और एफ में एफ से किए एफ स्क्वायर हो गया, और चिन्ह प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस में माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, ये हो गया। इसी प्रकार भी में करो एफ से, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस चिन्ह पहले क्या होगा माइनस, और ये हो गया एफ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एफ भी। ओके, ये हो गया। अब गुना आर ये वाला साइड को कर लेते हैं। तो सबसे पहले भी को देखिए, भी को गौर से, भी में करने वाले हैं यू से और फिर 2f से, बाद में f से करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कर लीजिए, भी में u से करते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिए प्लस, इसको भी प्लस लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा, प्लस लिख दिए, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं यू भी, क्या लिखते हैं यू भी, और फिर भी से करना है f में, तो ये माइनस 2f भी। देखिए दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, माइनस ये प्लस, ये माइनस हो गया, और एफ भी हो गया 2f भी। यहाँ पे 1 था तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, एफ भी में गुना करेंगे तो एफ भी हो जाएगा। ओके, और ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। इसी प्रकार ये भी का काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब एफ से करेंगे यू में और एफ से करेंगे 2f में, तो यहाँ पे कहिए ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यानी कि एफ यू लिख सकते हैं एफ यू, ठीक है, एफ यू हो गया। अब इसी प्रकार एफ में एफ से करेंगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर समान चिन्ह इस तरफ भी रहे और उस तरफ भी समान चिन्ह रहे और दोनों बोल सकते हैं मिलता जुलता हो, तो उससे आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2f स्क्वायर यहाँ है, 2f स्क्वायर यहाँ है, और दोनों का चिन्ह प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो इसको आप इस प्रकार काट सकते हैं, एलएचएस वाला साइड को और एचएस वाला साइड को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं मैं फिर से रीजन बताता हूँ, क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा था, यानी कि पद एक जैसा था और चिन्ह भी दोनों का समान था, इसलिए हम काट सकते हैं। नहीं तो उसको इस तरफ हिला के काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, तो हम लोग इसी तरफ से काट दिए, वहाँ पे बराबर था इसलिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बचा मेरे पास एफ भी बच गया, क्या बचा, एफ भी बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये आपको प्लस में था तो LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस में, यानी कि यू भी हो गया। फिर ये प्लस माइनस में था RHS में, तो इस तरफ का क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि LHS से RHS में जाए चाहे RHS में LHS में जाए तो चिन्ह को चेंजिंग होगा। तो ये हो गया प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ पे माइनस में दोस्तों ये क्या हो गया प्लस में 2FV, ओके। और ये माइनस में था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया FU, ओके। अब इतना बराबर क्या बचा इस तरफ अंडा, यानी कि 0, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है ना जी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, जाति बाय जाति वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक यानी कि एक है, 1FV है, यहाँ पे 2FV है, तो 2 में से एक को घटाइएगा तो एक बचेगा, यानी कि 2 में से एक घटेगा दोस्तों, इसके पास एक है तो यानी कि एक है इसके पास, तो 2 में से एक घटाएगा तो जाहिर से बात है कि एक बचेगा। तो एक को तो लिखते नहीं, यहाँ दिख ही रहा है एक रहता है पता है, तो 2 में से एक घटा तो यहाँ पे एक बच गया, एफ भी बच गया। बचा अब क्या तुम्हारे पास, यहाँ बच गया आपको यू भी बचा, ये बच गया यू भी, और एक बचा आपको एफ भी, एफ यू बच गया, ओके बराबर 0। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, लिखेंगे दोनों ओर भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर भाग देने पर, दोनों भाग देने पर। अब दोनों भाग देने यानी कि LHS में देना है और RHS में देना, दोनों ओर U भी F से भाग देने पर लिखते हैं, ठीक है। दोनों ओर U भी F से भाग देने पर, यानी कि UVF से कहां से भाग देने वाला है, इसके नीचे में भाग देंगे UVF से और 0 में भी देंगे UVF से, इसलिए लिखें दोनों ओर से भाग देने पर, ओके। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड भर चुका है, आप लोग को दिखना चाहिए। ये हो गया, हाँ इतना बता देंगे आपको, ये वाला हिस्सा भी इरेज कर देते हैं, इसको कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग अब देते हैं UVF में भाग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग LHS में भी भाग देंगे और RHS में देंगे, ओके। तो लिखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट FV, क्या पहला FV है, इसको हमें डिवाइड कितना करना है UVF, तो लिखिए UVF, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगाने वाले हैं, और U भी हो गया, और बाई में क्या है आपका UVF है तो यहाँ पे लिखेगा UVF, ये प्लस है, नेक्स्ट आपका प्लस है और FU है तो लिखिएगा FU, और बट्टा में UVF, ब्राउन क्या है 0, और इसमें डिवाइड करना UVF, इसलिए हम लोग लिखे थे कि दोनों ओर UVF में भाग देने पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला आपका, F से F साफ हो गया यानी कि कट गया, V से भी कट गया, ये V से भी आपको यहाँ पे कट चुका है, बचा क्या 1 ऊपर में और U नीचे में, तो लिखेगा 1/U। इसी प्रकार यहाँ पे U से U कट गया, V से भी कट गया, बच गया ऊपर में 1 और नीचे में F, ओके। यहाँ पे प्लस आपका, तो ये F से F कट गया और U से U कट गया, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे में बच गया V, बराबर में देखिएगा इतना से डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या होगा 0 होगा, ओके। तो ये स्टेप आपको यहां पे देखना। नेक्स्ट आपको है, हम लोग इसको ये जो माइनस में है RHS में भेज रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे बचेगा आपको 1/U प्लस 1/V बचेगा, यानी कि RHS में इसको भेज रहे हैं 1/F को, तो ये माइनस में है तो RHS में जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, यानी कि 1/F। इसी को और अच्छे से लिख सकते हैं, V को यहां लिख सकते हैं और U के यहां लिख सकते हैं, ओके। U को यहां लिख सकते हैं, बराबर में क्या 1/F। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आपको अवतल दर्पण के बारे में, आप लोग 5 मार्क्स पूरा कर सकते हैं इसे, ओके। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा हो, किस तरीका का आप लोग प्रूफ
समझने में अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगले जो वीडियो इसको लाने वाला हूँ उत्तल प्रूफ के बारे में आप लोग को और विस्तार से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका खत्म हो गया। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।